नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे अदिति की एक घटिया चाल और खासकर जनक और ऋषि के रिश्ते में आग लगा देती है। कहानी की शुरुआत होती है जनक और ऋषि के बीच हुई उस तीखी बहस से, जहां को जनक ने साफ कर दी जाएगी। ऋषि, जो अपनी पत्नी को लेकर हमेशा सुरक्षात्मक रहता है, साथ जाने की जिद करता है, लेकिन जनक उसे दूर मना कर देती है। वो कहती है कि घर की पूजा खत्म होने के बाद वो अकेले ही जाएगी ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। ऋषि को यह बात चुभती तो है, लेकिन वह चुप रह जाता है। इसी बीच जनक के मन में अपने पिता अनिरुद्ध के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। वो उनका हाल जानने के लिए और एक डॉक्टर के तौर पर उनकी मदद करने के लिए बोस हाउस पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह कदम रखती है, अदिति उसे देखते ही जहर उगलना शुरू कर देती है। अदिति की नफरत जनक के लिए इतनी गहरी है कि वह उसे इंसान भी नहीं समझती। वह चीख चीख कर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि वह जनक को अपनी बहन कभी नहीं मान सकती और न ही इस घर में उसका कोई स्थान है। जनक बहुत ही धैर्य के साथ उसे समझाती है कि वह यहाँ कोई रिश्ता जोड़ने नहीं, बल्कि एक बेटी और एक डॉक्टर होने के नाते आई है, ताकि वह अनिरुद्ध की मेडिकल रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन देख सके। लेकिन अदिति का अहंकार उसकी ममता और मानवता से बड़ा है। वह जनक के हाथ से रिपोर्ट्स छीन लेती है और उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि शहर के सबसे बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, वही अनिरुद्ध का इलाज करेंगे और जनक जैसी मामूली डॉक्टर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तभी किस्मत का खेल देखिए, वहाँ वही बड़े डॉक्टर पहुँचते हैं जिनका अदिति को इंतजार था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर कदम रखते हैं, उनकी नज़र जनक पर पड़ती है और वह हैरान रह जाते हैं। वह डॉक्टर और कोई नहीं, बल्कि उसी अस्पताल के चीफ हैं जहाँ जनक काम करती है, और वह जनक के बॉस हैं। वह सबके सामने कहते हैं, अरे जनक, तुम यहाँ, तुम तो हमारी सबसे काबिल डॉक्टर हो। अनिरुद्ध, जो कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटे थे, यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वह गर्व से सबको बताना चाहते हैं कि जनक उनकी बेटी है, लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलते हैं, अदिति बड़ी चालाकी से बात घुमा देती है। वह नहीं चाहती कि जनक की असली पहचान इस परिवार और समाज के सामने आए, लेकिन अनिरुद्ध इस बार हार नहीं मानते। वह डॉक्टर साहब की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही स्वाभिमान से कहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब, जनक सिर्फ आपकी सहकर्मी नहीं। यह सुनते ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गुस्से में जलने लगती है। जब डॉक्टर साहब अनिरुद्ध की रिपोर्ट्स देखना शुरू करते हैं, तो उनसे एक मानवीय चूक हो जाती है। वह पन्ने पलटते हुए कहे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन जनक, जिसकी मेडिकल समझ बहुत गहरी है, उसकी पैनी नजर रिपोर्ट्स के एक खास हिस्से पर टिक जाती है। वह बिना डरे अपने बॉस को टोकती है और कहती है, सर, एक बार पेज नंबर 4 देखिए। बाबा के क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं और स्कैन्स में भी दिक्कत है। उन्हें किडनी की गंभीर समस्या है जिसे तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब जब दोबारा गौर से देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं और उसकी सतर्कता की जमकर तारीफ करते हैं। वह अनिरुद्ध से कहते हैं कि आपकी बेटी ने आज आपकी जान बचा ली, वरना हम गलत इलाज शुरू कर देते। अनिरुद्ध की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह सबके सामने जनक को गले लगा लेते हैं। यह मंजर अदिति के लिए किसी बड़े अपमान से कम नहीं था। उसका चेहरा गुस्से और जलन से तमतमा उठता है और वो उसी पर ठान लेती कि जनक को सबकी नजरों में गिराकर ही दम लेगी। जब जनक और उसके बस बोस हाउस से बाहर निकलते हैं, तो अदिति को अपना मौका मिल जाता है। वह चुपके से उनकी एक साथ गाड़ी के पास खड़ी तस्वीरें खींच लेती है। वह तुरंत ये तस्वीरें ऋषि को व्हाट्सएप करती है और फोन पर आग लगाना शुरू कर देती है। वह ऋषि से कहती है, देखो ऋषि, तुम्हारी बीवी ड्यूटी का बहाना बनाकर बाहर किसी गैर मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही है। वह बाबा से मिलने नहीं, बल्कि अपनी आजादी मनाने निकली है। उधर ऋषि, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर की तरफ आ रहा होता है, पहले से ही जनक के सिम्बुनी जाने की बात से परेशान था। वह रास्ते में वही गाड़ी देख लेता है जो अदिति ने फोटो में भेजी थी। दरअसल जनक ने पैदल जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बॉस ने देखा कि मौसम खराब है और वो उसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए उन्होंने जनक को ड्रॉप करने की पेशकश की। जनक ने पहले मना किया, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर वह शिष्टाचार के नाते गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही ऋषि की नज़र उन पर पड़ती है, उसका खून खौल उठता है। वह अपनी पुलिस को जनक की गाड़ी के सामने लाकर आड़ा तिरछा खड़ा कर देता है और टायर चीखते हुए रुकते हैं। ऋषि गुस्से में पागल होकर बाहर निकलता है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सफाई मांगे, सीधे डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेता है। वह सरेआम बीच सड़क पर चिल्लाने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठाने की? क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? जनक बुरी तरह घबरा जाती है और ऋषि को रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, शहरी बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे बॉस हैं, शहर के सबसे इज्जतदार डॉक्टर हैं, इन्हें छोड़िए। लेकिन ऋषि के दिमाग पर अदिति की बातों का जहर चढ़ चुका था।
वह झनक को धक्का देता है और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए कहता है, चुप रहो तुम बाबा से मिलने का नाटक करके यहाँ तुम्हारी इस आदमी के साथ आशिकी कर उधरती। ऋषि की इन घटिया और गिरी हुई बातों को सुनकर झनक का सब्र का बांध टूट जाता है। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वही उसकी पवित्रता पर सवाल उठा रहा था। झनक का हाथ हवा में उठता है और एक जोरदार थप्पड़ ऋषि के गाल पर गूंजता है। वह थप्पड़ इतना तेज था कि ऋषि की टोपी गिर जाती है और वहाँ मौजूद हर शख्स, राहगीर और पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। एक पत्नी ने बीच सड़क पर ऑन ड्यूटी वर्दी पहने एक जांबाज एसपी को तमाचा जड़ दिया था। झनक की आंखों में आग थी। वह दहाड़ते हुए ऋषि से कहती है, शेरी बाबू, आप मेरे पति हैं और एक पति होने नाते आपको मुझ पर गुस्सा करने का हक है, मुझे डांटने का हक है, लेकिन आपको यह हक किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाएं कि ये वर्दी आपकी इज्जत बढ़ाती होगी। लेकिन आपकी ये छोटी सोच आपको एक इंसान के तौर पर बहुत छोटा बना देती है। झनक अपनी सच्चाई बयां करती है कि ये वही डॉक्टर है जिन्होंने आज उसके पिता की जान बचाई है और वह केवल उनकी शिष्टता की वजह से गाड़ी। झनक साफ शब्दों में कहती है, मैं भले ही एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ जहाँ लोग शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन मेरी सोच और संस्कार आपसे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। आपकी सोच इतनी घटिया और संकुचित कि आप एक डॉक्टर और उसकी शिष्या के रिश्ते को भी गलत रंग दे रहे हैं। यह कहकर झनक अपने बॉस से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। डॉक्टर साहब आईना दिखाते हुए कहते हैं, झनक, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी इस अफसर को मांगनी चाहिए। आज मुझे समझ आया कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए बाहर काम करना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ऋषि जैसे लोग आज भी अपनी संकुचित मानसिकता के पिंजरे में कैद हैं। आपको अपनी पत्नी की बिल्कुल परख नहीं है मिस्टर। डॉक्टर साहब वहां से निकल जाते हैं। झनक की आंखों से अब गुस्से की जगह दुख के आंसू बहने लगते हैं। वह ऋषि की आखिरी हिकारत भरी नजर डालती है और वहां से फुट फुट कर रोते हुए तेज कदमों से चली जाती है। ऋषि, जो कुछ देर पहले तक गुस्से में था, अब अपनी वर्दी में खामोश खड़ा रह जाता है। उसके आसपास के लोग कानाफूसी कर रहे हैं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे सिर्फ झनक के वो शब्द और वो थप्पड़ याद आ रहा है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने अदिति के बहकावे में आकर अपनी सबसे अनमोल चीज झनक का भरोसा खो दिया है। वह बीच सड़क पर खड़ा पछतावे की आग में जलता रह जाता है, जबकि उसका प्यार उससे बहुत दूर जा चुका होता है।